वंदे मातरम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके 21 फरवरी को आने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनमें से आपके 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न है? मानव नेत्र की संरचना। देखो, मानव नेत्र की संरचना आपको पूछी जा सकती है। आपको इस प्रकार की एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें देखो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाते हुए आपको कॉर्निया को दिखाना है, परितारिका को दिखाना, आइरिस। ठीक है, फिर नेत्र लेंस बनाना, फिर इनके दोनों के बीच में आप जलीय द्रव भर देना। ठीक है, फिर आप पक्षमापी पेशियों को ये दिखाते हुए बनाना, फिर इसको श्वेत पटल, रेटिना, रक्त पटल। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, इससे संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला देखो क्या कहता है, नेत्र की समंजन क्षमता। परिभाषा पूछी जा सकती है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र लेंस की अभिक्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी परिभाषा याद रखना। अब क्या कहता है, नेत्र का जो निकट बिंदु है, ठीक है, या अल्पतम दूरी होती है, उसकी परिभाषा के बारे में पूछा जा सकता है कि वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है, बिना किसी तनाव के। वो क्या कहलाती है? निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु का मान कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर होता है। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूर बिंदु किसे कहते हैं? वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई वस्तु है उसको अपन आसानी से देख सकते हैं। और दूर बिंदु का जो होता है वो कहाँ होता है भाई? अनंत पर इसका बिंदु होता है। और अब पूछे कि दृष्टिपरास मतलब हम कहाँ से लेकर कहाँ के बीच में हम देख सकते हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक हम देख सकते हैं। तो ये हमारी दृष्टिपरास हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोग से संबंधित एक प्रश्न मेरे को लग रहा है आना चाहिए इस बार। ठीक है, मोतियाबिंद कैटरेक्ट क्या कहलाता है? आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा जो लेंस है, ठीक है, क्रिस्टली लेंस है, वो दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और वो क्या करेगा? प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। ठीक है, दूधिया हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा ना। कोई भी चीज धुंधली होती है तो वो प्रकाश का परावर्तन करेगी। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और इस दोष के अंदर या अगर रोग हो गया तो आपको क्या हो सकता है कि इसकी दृष्टि में क्या होगी? देखने में कमी आ सकती है, जो पूर्ण रूप से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ देर के लिए भी हो सकता है या फिर पूरे टाइम के लिए भी दृष्टि दोष हो सकता है। और इसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं भाई? शल्य क्रिया के द्वारा या सर्जरी के द्वारा। ठीक है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें सर्जरी होगी, ध्यान रखना। अगला क्या है? दृष्टि दोष। देखो, दृष्टि दोष परिभाषा वगैरह कोई नहीं पूछेगा, इनके प्रकार पूछेंगे। 3 प्रकार का होता है। एक तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, या जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, या जरा दूर दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, दृष्टि दोष, ठीक है, इनके कारण तथा इनका संशोधन कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। देखो, निकट दृष्टि दोष परिभाषा देखो, ऐसा नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वो दोष कौन सा कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा कि भाई दूर की वस्तुओं को तो देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, वो आपके दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी। दूसरी क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि इस स्थिति में दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो रेटिना से पहले मिल जाती है। रेटिना से क्या होगी भाई? पहले मिल जाती है। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। और दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होगा कि निकट स्थित वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनके कारण के बारे में। तो निकट दृष्टि का कारण क्या है कि लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का क्या होना? लंबा होना। ये दोनों इसके कारण है। और इनके बारे में अगर कारणों के बारे में बात करें तो लेंस की वक्रता कम होना और नेत्र गोलक का क्या होना? छोटा होना। ठीक है, ये दूरदृष्टि का क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। और निवारण के बारे में बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है ये दोनों ही कारण और निवारण। ठीक है, निकट दृष्टि का जो निवारण है वो अवतल लेंस के द्वारा या अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। और दूरदृष्टि है उसका निवारण किसके द्वारा होगा भाई? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो ये 2 दोषों के बारे में हमने बात कर ली। तीसरा हमारा कौन सा था? जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, या जरा दृष्टि दोष।
आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मानव की समझन क्षमता घटने लगती है। व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है भाई, पक्षमापी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल होना और लेंस का क्या होना, लचीलेपन में क्या होना, कमी आना। जो पक्षमापी पेशियां है ना, उसमें लेंस लचीलापन नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि ये पक्षमापी पेशियां क्या करती है, ऊपर और नीचे होकर खुद को एडजस्टमेंट करके, ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं को और नजदीक स्थित वस्तुओं को देखने में मदद कराती है। और पक्षमापी पेशियां है, अगर वो कमजोर हो गई तो आपको ये दोष हो सकता है, जरा दूरदृष्टि, ठीक है। इसका निवारण कैसे करोगे, इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस भाई, द्विफोक्सी लेंस। इधर आप डायग्राम में देखिए द्विफोक्सी लेंस कैसा होता है, कि एक प्रकार का ऐसा लेंस होता है जिसमें ऊपर की ओर तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, जो कि क्या करेगा, दूर की वस्तुओं को देखने का काम करेगा। और नीचे की तरफ कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, जो कि निकट की जो वस्तु है, ठीक है, या नजदीक की जो वस्तु है उनको देखने का ये काम करेगा। तो ये लेंस कौन सा है, द्विफोक्सी लेंस होता है। ये लाइन आपके सेम यही कहीं लिखी हुई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्या होता है। श्वेत प्रकाश का किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरना, ठीक है, गुजरता है तो प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरा, तो ये श्वेत प्रकाश गुजरेगा ना, तो ये क्या करेगा, 7 रंगों की एक पट्टिका बनेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और इनका क्रम याद रखना भाई, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। इसका क्रम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का बैंड या रंगीन पट्टिका में क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। अलग अलग वर्णों के प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान भी अलग अलग होता है, इस कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा। अगर पूछा जाए कि ये जो स्पेक्ट्रम है, इसका जो मध्य का जो रंग होता है, इसमें नहीं लिखा है, जो मध्य का रंग होता है वो किस रंग का होता है भाई, पीला कलर का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और विबग्योर आपके दे रखा है, V से वायलेट जिसको अपन बैंगनी बोलते हैं, B से ब्लू जिसको नीला बोलते हैं, Y से येलो जिसको अपन पीला बोलते हैं, इंडिगो, ठीक है, आसमानी, ग्रीन हरा, ठीक है, ऑरेंज हो जाएगा नारंगी, और सबसे लास्ट में आएगा आपके रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से विबग्योर आपको याद रखना है। इसका डायग्राम एक बार देख लेना, ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेना, और इसका जो क्रम है वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो इनसे आपके छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखो, इंद्रधनुष का बनना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष ये क्या है, कि आकाश में बनने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है भाई, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, और ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये 2 पॉइंट आपको एक बार याद करना है। ये जो जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है। ये तो कोई एक जल की बूंद है। जब प्रकाश इन जल की बूंदों में प्रवेश करता है तो इस प्रवेश करने वाला जो बिंदु है, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण होता है। अब ये प्रकाश किरण अंदर की ओर जाएगी, जब ये अंदर की ओर जाएगी ना तो ये बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस बिंदु पर क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जब ये प्रकाश किरण इस जल के बिंदु से अगर बाहर आने की प्रयास करेगी तो इसका वापस पुनः क्या होगा, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण होगा, और इसी कारण से हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देंगे। तो इंद्रधनुष का बनना, ये आपके इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के चरण होते हैं। पहले चरण में अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण होगा, दूसरे में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जब प्रकाश किरण बाहर आएगी ना तो इसका अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण पूर्ण होगा, वापस से होगा। तो इस प्रकार हमें इंद्रधनुष हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके लाइनें एक बार देख लेना, सेम यही लाइनें लिखी है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। अगला देखो प्रश्न क्या कहता है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, ठीक है, नीला रंग दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है। देखो आकाश का नीला रंग, कहीं पर भी कलर आ जाए ना तो कलर हमेशा बनेगा प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये घटना भी किसके कारण होगी भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। जब प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, तरंगदैर्ध्य जिसको लैम्डा से दिखाते हैं, उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, और प्रकीर्णन कम होता है।
इसका फैलाव कम होता है। लाल कलर क्या है, लंबी दूरी तक जाता है, उसका फैलाव नहीं होता है इतना। लेकिन जो नीला कलर है उसका तरंगदैर्ध्य तो कम होता है, लेकिन उसका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा, मतलब ये पहले ही फैल जाएगा। ठीक है, अतः वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। जो वायुमंडल के अंदर जो कण है ना, वो नीले रंग को क्या कर देंगे, अधिक प्रकीर्णित कर देंगे, मतलब अधिक फैला देंगे। ठीक है, और इसी कारण से हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है वो नीले कलर का होता है, और आकाश हमें किस रंग का दिखाई देता है भाई, नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये एक परिभाषा है, ये देख लेना एक बार क्या होता है। अगला क्या है प्रश्न है, अंतरिक्ष जो यात्री है, ठीक है, उनको अंतरिक्ष काला रंग का दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, और अगर दूसरा प्रश्न या वो आपको पूछे कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना हो, ठीक है, तो आकाश कैसे रंग का दिखाई देगा, तो अगर वायुमंडल नहीं है तो आपको आकाश कैसे रंग का दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई भाई, दिखाई भाई काले रंग का दिखाई देगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो आपको आकाश कैसा रंग का दिखाई देगा भाई, काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, और एक प्रश्न और है, जो खतरे के जो चिन्ह है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? देखो, जो खतरे के जो चिन्ह होते हैं ना, वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका जो फैलाव नहीं होता है, उसकी जो तरंगदैर्ध्य मतलब दूरी कितनी दूरी ये तय कर सकता है, तो ये तरंगदैर्ध्य इसका ज्यादा होता है, इसका मतलब इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल रंग अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, इसलिए खतरे के जितने भी चिन्ह है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये 3 प्रश्न है इस स्लाइड पर, तो तीनों को आप एक बार देख लेना, 3 में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पार्ट 5 में, ठीक है, इसके आगे वाले जो प्रश्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।